क्लासेस, और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का भूगोल पाठ दूसरा। पाठ का नाम है आंतरिक भू हलचलें। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप लोग ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी रहेगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, उन वीडियो में मैंने बताया कि मंद भू हलचलें क्या होती हैं और प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो देखोगे आपको पाठ समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रुत भू हलचलें। तो चलिए समझ लेते हैं द्रुत भू जो हलचलें बहुत तेजी से, आपको मालूम है जमीन के अंदर भूपृष्ठ के अंदर हलचलें होती रहती हैं। ठीक है, तरंगों की ऊर्जा, तरंगों की क्या होती है, हलचल होती है। जब ये तरंगें बहुत तेजी से होंगी तो उनसे निर्माण होने वाला क्या निर्माण होगा, भूकंप या तो ज्वालामुखी। तो हमको इस पूरे वीडियो में भूकंप और ज्वालामुखी बारे में बात करनी कि भूकंप और ज्वालामुखी निर्माण कैसे होते हैं, उनके कारण क्या है निर्माण होने के, यदि वो निर्माण हो गए तो उसका हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में क्या नुकसान होगा, परिणाम क्या होगा उसका। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं पढ़ना और आपको भी समझ में आएगा। हमने पाठ के प्रारंभ में भूकंप के समाचार का अध्ययन किया था। ठीक है ना, हमने पाठ के प्रारंभ में देखा नेपाल के ऊपर एक समाचार पत्र देखा था। उसके अंदर मैंने बताया था कि कहां पर भूकंप आया, कौन कौन से देशों में हानि हुई है, कितनी मृत्यु हुई है। तो भू अर्थात जमीन होता है। भू मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जमीन। कंप मतलब होता है कंपन करना। कंपन करना मतलब किसी चीज का क्या करना, हिलना। भूकंप या पृथ्वी के भूपृष्ठ का कंपन होता है। भूकंप मतलब क्या होता है, जब जमीन हिलती है तो उसे क्या कहा जाएगा, भूकंप कहा जाएगा। और जमीन हिलती क्यों है, क्योंकि जमीन के अंदर जो स्तर है, जो सतह है, वह क्या करती है, निरंतर हलचल करती रहती है। और इन हलचलों की वजह से जमीन क्या करने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है और भूकंप आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझा है। भूकंप की तीव्रता और परिणाम की जानकारी आप प्रारंभ में दी गई कृति में हो चुकी होगी। अब हम पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली द्रुत भू हलचलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग भूकंप के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेलवे स्टेशन पर खड़े होते समय पटरी से कोई रेलगाड़ी गुजरती है तो स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, कंपन होता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब भी आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हो तो पटरी से जब भी रेलगाड़ी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कंपन होता है। हमको, हमारा शरीर भी कभी कभी हिलता हुआ हमको महसूस होता है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है कंपन। किसी पुल पर कोई भारी भरकम वाहन तेज गति से गुजरता है तो पुल पर कंपन का अनुभव होता है। इस अनुभव से ही भूकंप के समय होने वाले कंपन का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो कंपन है, इसी तरह का कंपन जमीन में भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भूकंप क्या होता है। नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव का निर्माण होता है। भूपृष्ठ के नीचे क्या होती है, हलचलें होती हैं। ठीक है, सतह में क्या होती है, हलचलें होती हैं, जिसकी वजह से भूपटल पर भारी दबाव का निर्माण होता है। और यह दबाव विशिष्ट सीमा से जब अधिक हो जाएगा, जब ये दबाव है ये विशिष्ट सीमा से क्या हो जाएगा, जब बहुत अधिक हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जन होगा। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती है। ये ऊर्जा तरंगों के कारण क्या हो जाएगा, ऊर्जा लहरों का निर्माण होगा, जिससे भूपृष्ठ पर कंपन उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ के नीचे वाले जो हलचल है वो हलचलों के कारण भारी दबाव निर्माण होता है, और इस भारी दबाव की वजह से वहां पर ऊर्जा का क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्सर्जन होता है। बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब उस ऊर्जा तरंगों का निर्माण किसमें हो जाएगा, ऊर्जा लहर में हो जाएगा, ऊर्जा लहरें। और इसकी वजह से वहां पर जमीन क्या करने लग जाएगी, कंपन करने लग जाएगी, और इसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। और भूकंप को नापने की जो इकाई है उसको रिश्टर में नापा जाता है। इसके पहले वाली वीडियो ने, पहला वीडियो मैंने बनाया इस पार्ट का, उसके अंदर बताया मैंने, रिश्टर में नापा जाता है। ठीक है, और भूकंप मापक यंत्र द्वारा मापी जाती है। जो भूकंप की जो तीव्रता की इकाई है वो रिश्टर है, और उसको किस के द्वारा नापा जाता है, भूकंप मापक यंत्र द्वारा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कारण भूकंप आने का। तो भूकंप आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो भूपटल है वो सरक जाएगा, मतलब भूपटल, एक भूपटल इधर चला जाएगा, एक भूपटल इधर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, भूपटल सरकने की वजह से भूकंप आता है। और भूपटल एक दूसरे टकराने, मतलब एक भूपटल यहाँ से आएगा, दूसरा भूपटल यहाँ से आएगा, तो जब टकरा देंगे तो जमीन में क्या हो जाएगा, कंपन निर्माण होगा, और इससे क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। भूकंप के निचले चट्टानों में भ्रंश निर्माण होना, जैसे ये भूपृष्ठ है, ये दूसरा भूपृष्ठ है। अगर ये दोनों पहले एक थे लेकिन अभी क्या हो गए, कट के अलग हो गए, तो यहाँ पर दरार निर्माण हो जाएगा, तो उस जमीन का हिस्सा नीचे चला जाएगा और इसकी वजह से भी भूकंप आ सकता है। भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर चट्टानें भ्रंश हो जाना या ज्वालामुखी का विस्फोट आना। और कहीं कहीं अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो साधारण जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट आता है उसके आसपास के स्थानों में भूकंप आने की संभावना होती है। तो भूकंप आने के कारण आपको समझा होगा, भूपटल का सरकना,
भूपटल का एक दूसरे से टकराना, जब भूपटल सरक जाएंगे या तो भूपटल एक दूसरे से टकराएंगे, भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश का निर्माण हो जाना या आंतरिक भागों में तनाव का निर्माण होना, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। और एक अगला कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट। यदि ज्वालामुखी का विस्फोट वहां पर होगा तो क्या हो जाएगा, उसके आसपास के एरिया में क्या हो जाएगा, भूकंप आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भूकंप मापक यंत्र, इसी यंत्र के माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप कितने रिश्टर में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग वेव दिखाई दे रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि उसकी जो तीव्रता रहेगी वो कितनी रहेगी। यहाँ पर कम तीव्रता है, यहाँ पर ज़्यादा तीव्रता है, ये दर्शाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता, जो भूकंप आने वाली है उसकी तीव्रता क्या रहेगी, ये भूकंप का आलेख बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, ये 7 प्रमुख महाद्वीप है। आप सबको मालूम है हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। इसके पहले वाली एक वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कितने महाद्वीप, आप लोगों ने कमेंट भी किया था। पृथ्वी के भूपटल पर ऐसे ही भूपट्टों से बना हुआ है। जितने भी महाद्वीप हैं ये किससे बने हुए हैं, इन्हीं भूपट्टों से बने हुए हैं। इन भूपट्टों पर महाद्वीप, महासागर फैले हुए, उन पर महाद्वीप होता है, महासागर, ये सारी चीज़ें फैली हुई है। पृथ्वी के भूगर्भ से निर्मित दबाव और तनाव से भूपट्ट विपरीत दिशा में फैल जाती है। अब अगला टॉपिक हमारा है भूकंप नाभि और अभिकेंद्र। स्टूडेंट, भूकंप नाभि मतलब जो भूकंप आ रहा है पृथ्वी के जिस हिस्से से आ रहा है, मतलब जहां से भूकंप निर्माण हुआ है उससे क्या कहा जाएगा, भूकंप की नाभि कहेंगे। और अधिकेंद्र मतलब क्या होता है, भूकंप होने के बाद वो जो प्रसार है वो कितना दूर तक फैला उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। मतलब भूकंप की जो तीव्रता है वो कितने दूर तक फैली थी उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। और भूकंप निर्माण कहाँ से हुआ है उसको केंद्र कहा जाएगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अगर ये भूकंप यहाँ से निर्माण हुआ तो ये क्या हो जाएगा, भूकंप की केंद्र हो जाएगा या नाभि हो जाएगा। लेकिन इस भूकंप की वजह से मान लीजिए पृथ्वी का इतना हिस्सा प्रभाव में आया तो इसे क्या कहा जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अधिकेंद्र। मतलब भूकंप की वजह से, भूकंप की चपेट में आने की वजह से जितना हिस्सा भूकंप की चपेट में आता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप जहाँ से निर्माण होता है, पृथ्वी के अंदर भूकंप जहाँ से निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, नाभि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं, भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। सही बात है, ये आप पहले से देखते आ रहे हो। भूपटल के नीचे बहुत हलचलें होती है जिसकी वजह से दबाव का निर्माण होता है, यह तनाव का निर्माण होता है जिसकी वजह से ऊर्जा का मुक्त होती है। ठीक है, उस केंद्र का भूकंप नाभि है। ठीक है, जहां से भूकंप निर्माण होता है उस केंद्र को क्या कहेंगे, भूकंप की नाभि कहेंगे। भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे फैल जाती है। जो भूकंप केंद्र से भूकंप निकलेगा तो सभी दिशाओं में क्या होगा, ऊर्जा तरंगे फैल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो उधर ऊर्जा तरंगे क्या हो रही है, सभी दिशाओं पर फैलती हुई दिखाई दे रही, दिख रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये क्या है, उसका नाभि है। और इस नाभि से जितनी भी तरंगे वो सभी एक दूसरे की अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है, फैल जा रही है। ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर जब सर्वप्रथम पहुंचती हैं, अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहां प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। मतलब ये नाभि से जब भूकंप पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है तो जहां सबसे पहले पहुंचेगा उस स्थान को कहा जाएगा अधिकेंद्र। क्या कहा जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाएगा। मतलब केंद्र से जो ऊर्जा तरंगे निकली है, ठीक है, जो प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, तृतीय तरंगे आगे मैं बताने वाला हूं, ये जो तरंगे निकली है वो भूपृष्ठ पर सबसे पहले जहां पर पहुंचेंगी उसे कहा जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र या भूकंप के लंबवत होता है। मतलब अगर केंद्र यहां पर है तो उसके लंबवत में क्या रहेगा, उसका अधिकेंद्र रहेगा। ऐसा नहीं तिरछा चला जाएगा, एकदम लंबवत रहेगा। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनता है, गणित में आपने समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा उत्सर्जन सभी दिशा में क्या होती है, फैल जाती है। जब भूकंप की नाभि से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा क्या हो जाएगी, सभी दिशाओं में फैल जाएगी। यह ऊर्जा विविध तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है। अलग अलग तरंगों के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ने वाले, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, भूपृष्ठ तरंगे, अलग अलग तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ पर आ जाती है। इन भूकंप तरंगों के प्राथमिक, द्वितीय और भूपृष्ठ तरंग ऐसे 3 प्रकार होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भूकंप के कितने तरंगों के कितने प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीय और भूपृष्ठ तरंग। ये भूपृष्ठ तरंगों को तृतीय तरंग भी कहा जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो भूकंप मतलब समझा कि जमीन जब हिलने लग जाती है ऊर्जा तरंगों के माध्यम से, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, भूकंप कहा जाएगा। फिर भूकंप का मैंने कारण बताया कि भूकंप क्यों होता है, उसके बाद मैंने भूकंप का केंद्र बताया, फिर भूकंप का अधिकेंद्र बताया। भूकंप का केंद्र मतलब नाभि, मतलब जहां से भूकंप निकल रहा है उसे क्या कहा जाएगा, भूकंप का केंद्र कहा जाता है। और जब भूकंप की जो तरंगे वो जहां तक पहुंचेंगी वो तरंगे
सबसे पहले भूपृष्ठ पर जहां पहुंचेंगी उस स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब पहला प्रकार समझ लेते हैं, प्राथमिक तरंग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव कहा जाता है या तो पी वेव कहा जाता है। भूगर्भ में सबसे पहला जो जमीन पे सबसे पहली जो तरंग आती है उसे कहा जाता है प्राथमिक तरंग। और इन प्राथमिक तरंगों की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब द्वितीय तरंग आएगी तो उससे नुकसान ज्यादा होता है। और प्राथमिक तरंगों में जो होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी तरंगे रहती है वो ठोस रूप में भी रहती हैं, द्रव रूप में भी रहती है और गैसीय रूप, मतलब तीनों अवस्थाओं में तरंगे पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है। जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा सबसे पहला तरंग जो पहुंचेगा उसे क्या कहा जाता है, पी वेव कहा जाता है। यह प्राथमिक तरंग कहते हैं। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं में भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाली तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, भूकंप के केंद्र से सभी दिशाओं में फैलने वाली जो तरंगे होते हैं वो बहुत द्रुत गति से आती है, बहुत स्पीड में आती है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। मतलब जो तरंगे बहुत पृथ्वी के केंद्र से, भूकंप के केंद्र से जो बहुत तेजी से आती है सबसे पहले, उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राथमिक तरंग कहा जाएगा। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की में हलचल ऊपर नीचे हो जाती है। इसे जो चट्टानों के कण रहेंगे स्टूडेंट्स वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाले तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो चट्टानों के कण रहेंगे वो ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, इसलिए आगे पीछे होने वाले तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ठोस, द्रव और वायु तीनों रूप में होते हैं। ठोस रूप में भी पाए जाएंगे, द्रव रूप में पाए जाएंगे और वायु रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रभावित होते हुए समय दिशा में परिवर्तन होता है। प्राथमिक तरंग के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें क्या होती, हिलती है। जो प्राथमिक तरंगे आती है इससे क्या हो जाएगा, जो इमारतें रहेंगी वो सिर्फ हिलेंगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये हम लोग पढ़े भूकंप का प्राथमिक तरंग। ठीक है, अब पढ़ लेते भूकंप की द्वितीय तरंग के बारे में। सेकेंडरी वेव या तो एस वेव भी कहा जाता है। ठीक है, ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद आती है। मतलब सबसे पहले प्राथमिक तरंग आएगी, उसके बाद जो तरंगे आती है उसे द्वितीय तरंग कहा जाता है। जैसे कि आपको मालूम प्राथमिक तरंग जो होती हैं वो ठोस रूप में भी होंगी, द्रव रूप में भी होंगी और गैस रूप में भी होंगी। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय तरंगे होती हैं वो सिर्फ ठोस रूप में होती है, और ठोस रूप में होने की वजह से इनसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है ना, आपने देखा प्राथमिक तरंग में सिर्फ इमारत हिलती है, इमारतें क्या होती है, सिर्फ हिलती है, लेकिन द्वितीय तरंगों में इमारतें गिर भी सकती हैं। ठीक है, ये तरंगे बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है अगर हम लोग तुलना करें प्राथमिक तरंग से तो। ठीक है, इन्हें एस तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे नाभिक केंद्र से सभी दिशाओं में फैल जाती है। अभी आपको मालूम है वहां पर क्या होता है कि वो त्रिज्या की दिशा में, मतलब सभी दिशाओं में फैलते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो नाभिक केंद्र से सभी दिशाओं में फैलती हैं। इसकी गति प्राथमिक तरंगों से क्या होती है, कम होती है। जो प्राथमिक तरंगों की स्पीड थी उससे कम स्पीड होती है द्वितीय तरंगों की। ठीक है ना, आगे देखते हैं। के मार्ग में ऊपर नीचे होती है, उसमें सिर्फ हलचल हो रही थी। ठीक है, प्राथमिक हलचलों में जो कण थे उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ हलचल हो रहा था, ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। यहाँ पर क्या होने लग जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें द्रव, गैस और ठोस तीनों रूप में निकलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो तरंगे निकलेंगी वह सिर्फ ठोस रूप में निकलेंगी, किंतु द्रव प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, वहां पर द्रव पदार्थ क्या होता है, प्रभावित होता है। यहाँ पर द्रव पदार्थ प्रभावित नहीं होता है बल्कि खंडित हो जाती है। इन तरंगों से मकान हिलते हैं, फलस्वरूप ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब तीसरा तरंग पढ़ लेते हैं, भूपृष्ठ तरंग। तरंग भी कहा जाता है, सरफेस वेव या एल वेव भी कहा जाएगा। भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीय तरंग पहुंचने के बाद, मतलब जब प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग आ जाएंगी तो सबसे लास्ट में जो तरंगे आती है उसे क्या कहा जाता है, भूपृष्ठ तरंगे, और जिससे नई तरंगे निर्मित होती है। ये तरंगे परिधि मतलब चारों ओर से, जो पृथ्वी रहेगी उसके चारों ओर से फैलती है। ये तरंगी अधिक विनाशकारी होती है। प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग से सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं भूपृष्ठ तरंगे। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। भूकंप मापक यंत्र। ठीक है, भूकंप मापक यंत्र आपने ऊपर देखा डायग्राम में। इस यंत्र के माध्यम से भूकंप के तरंगों का आलेख बना सकते हैं। मतलब भूकंप की तरंगे किस तरह की आने वाली है, वो द्रुत भूल चले हैं या तीव्र भूल चले हैं। ठीक है, प्राथमिक हलचलें हो रही हैं, द्वितीय तरंगे है, तृतीय तरंगे, कौन सी तरंगे, उन तरंगों को इस आलेख के माध्यम से पहचाना जाता है। इस आलेख के अध्ययन से भूकंप की तीव्रता समझने में आसानी होती है, और भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिश्टर में नापी जाती है, आपको मालूम है। भूकंप मापक यंत्र और तैयार होने वाला आलेख दर्शाया गया है। वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीकी माध्यम से आधुनिक विज्ञान मापक यंत्र तैयार किया गया, जिसके द्वारा अति सूक्ष्म तरंग भी मापी जा सकती है। आज इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि कम
अति सूक्ष्म तरंगों को भी भूकंप मापक यंत्र द्वारा नापा जा सकता है। स्प्रिंग वाले भार तोलक हुक, यहाँ पर एक तोलक हुक है, ठीक है, आकृति 2.13 ये 2.13 है। थैली नीचे खींचिए और छोड़ दीजिए, स्प्रिंग पर क्या निरीक्षण होता है। जैसी थैली आप नीचे छोड़ोगे, उसको छोड़ दोगे तो ये जो स्प्रिंग है वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगी, ठीक है। इसके क्या कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तनाव। तनाव देंगे तो वापस वो अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। 1.4 आकृति में अनुसार विद्यार्थियों को रस्सी की छोड़ पकड़कर खड़ा कीजिए। एक विद्यार्थी को रस्सी ऊपर नीचे झटकने के लिए कहिए, निरीक्षण कीजिए। जब आप दोनों छोर पकड़ के दो विद्यार्थी खड़ेंगे, जब ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह की क्या निर्माण होगी, तरंग निर्माण हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। टॉपिक है भूकंप के परिणाम। अभी देख लिए भूकंप क्या होता है, भूकंप में कितनी तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, तृतीय तरंगे, मतलब भूपृष्ठ तरंगे, और भूकंप आने का कारण क्या है। अब पढ़ लेते भूकंप आया तो परिणाम क्या होगा, क्या क्या हानि होगी। तो सबसे पहला चीज जन धन की हानि होगी, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, इमारतें गिर जाएंगी, लोगों को नुकसान होगा, लोगों की जान चली जाएंगी, पृथ्वी पर दरारें पड़ जाएंगी, खड्डे पड़ जाएंगे, ठीक है। ये सारी हानि हो सकती है। देखिए पहला हानि है भूपृष्ठ पर दरारें पड़ जाना। भूपृष्ठ पर क्या हो जाएगा, दरारें पड़ जाएगी, बहुत लोग के घर उसके अंदर दब जाएंगे, बहुत लोग जमीन के अंदर धंस के अपनी जान गंवा देंगे। भूस्खलन होकर चट्टानें नीचे गिरती है। तो जब भूस्खलन होगा तो यहाँ पर जो चट्टानें रहेंगी वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगी, और उसके नीचे रहने वाले लोग, जो भी बस्ती रहेगी या कोई भी गाँव रहेगा, उनके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कई बार भूजल मार्ग में परिवर्तन आता है। अगर कोई नदी वहाँ से जा रही है, अगर वहाँ से कोई पेड़ उसके अंदर गिर गया तो भूजल का मार्ग में क्या होगा, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जैसे कुएं में पानी आ जाना, कुएं का सूख जाना। कुएं में या तो बहुत पानी आ जाएगा तो कुआं क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सूख जाएगा, ठीक है ना। अब आगे कुछ प्रदेश ऊंचे उड़ जाते तो कुछ प्रदेश क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे। कुछ प्रदेश क्या हो जाएंगे, ऊंचे उड़ जाएंगे, तो कुछ प्रदेश क्या हो जाएंगे, नीचे धंस जाएंगे भूकंप की वजह से। समुद्र में सुनामी लहरों में निर्माण हो जाए। जब भूकंप आएगा तो जमीन क्या हिलने लग जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र में क्या आ जाएगी, सुनामी लहरें आ जाएंगी, और सुनामी लहरों आने की वजह से समुद्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा और वित्तीय हानि भी होगी। हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरती हैं, और जो हिमाच्छादित प्रदेश है जैसे हिमालय हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, ठीक है, ये इलाकों में जो चट्टानें रहेगी, हिम की जो चट्टानें रहती है वो नीचे गिरने लग जाती है। मकान गिरने से वित्तीय हानि और जीवित हानि होती है। मकान गिरने से वित्तीय हानि मतलब पैसों की हानि होती है, जीवित हानि मतलब उसमें बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं। यातायात मार्ग और कोई सड़क है, उस सड़क के आसपास अगर कोई भूकंप आ गया तो पूरा सड़क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो यातायात हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जो भी संचार व्यवस्था है, सूचना का आदान प्रदान जो हो रहा है, वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाती है। किसकी वजह से, भूकंप की वजह से। तो यहाँ पर मैंने कुछ कारण बताए, इन कारणों को आप याद रखिएगा, भूकंप की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। चट्टानों में दरार पड़ना, भूकंप भूस्खलन होकर चट्टानें गिरना, फिर भूजल का मार्ग बदली हो जाएगा, कुछ स्थान जो रहेंगे वो ऊपर उड़ जाएंगे, कुछ स्थान जो रहेंगे वो नीचे उड़ जाएंगे। सुनामी लहरों के कारण वहाँ के आसपास के लोगों के घर बह जाएगा पानी के अंदर। हिमाच्छादित प्रदेशों की हिम की चट्टानें टूट जाएंगी, ठीक है। ये सारे कारण हैं जो भूकंप की वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द्रुत भू हलचलें, ठीक है, द्रुत हलचलें पढ़ रहे हैं, जो बहुत तेजी से हलचलें होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके पहले हमने जो भूकंप के बारे में पढ़ लिया है कि भूकंप में प्राथमिक हलचल, द्वितीय हलचलें और भूपृष्ठ हलचलें होती है। भूकंप मापक यंत्र देख लिया, रिश्टर देख लिया, भूकंप को कैसे मापा जाता है, ये सारी देख लिए। भूकंप का परिणाम देख लिया, भूकंप का कारण देख लिया। अब हमको समझना है ज्वालामुखी क्या होती है। ये भी द्रुत भू हलचलों का ही क्या है, कारण है कि ज्वालामुखी आ जाती है, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म, द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर से, ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में गर्म पदार्थ क्या होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, फेंके जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म, द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ जब भूपृष्ठ पर क्या होते हैं, फेंके जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार में राख, जल वाष्प, अनेक प्रकार की गैस, राख निकलता है, जल वाष्प निकलेंगे, अनेक प्रकार की गैस, तप्त मतलब गर्म, पिघली हुई चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। लावा बाहर फेंका जाता है। भूपृष्ठ पर शिला रस आने से वहां लावा बन जाता है। शिला रस मतलब चट्टानों का पिघलकर जो रस तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, शिला रस कहा जाता है। भूपृष्ठ पर शिला रस आने से उसका लावा बन जाता है। ज्वालामुखी प्रकार है कि फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी का पहला प्रकार है उद्गार के अनुसार। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय शिला रस आपको समझता है, जब जमीन के नीचे जो चट्टानें रहेंगी, जब पिघल जाएंगी, उसका निर्माण किसमें हो जाएगा, शिला रस में हो जाएगा। तो शिला रस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलती है। क्या होती है, एक नली जैसे मार्ग से बीच में से क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, और इस क्रिया में ज्वालामुखी बाहर आए हुए पदार्थ नली के मुख के पास क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसमें जो भी
लावा आएगा, जो भी पदार्थ आएगा वो नली के चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे जापान में फ्यूजियामा, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत, ये जो पर्वत है ये किसकी वजह से निर्माण हुए स्टूडेंट्स, ये निर्माण हुए केंद्रीय ज्वालामुखी की वजह से। ठीक है, शंक्वाकार, शंक्वाकार मतलब इस शंकु जैसे दिखेंगे वो लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो चलिए आगे, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के दो प्रकार होते हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी और भ्रंशी ज्वालामुखी। तो केंद्रीय ज्वालामुखी आपने समझ लिया कि उसके अंदर से लावा जो होता है वो नली के माध्यम से बाहर निकलता है और जो भी शिला रस रहेगा वो नली के आसपास क्या हो जाएगा, फैल जाता है। बराबर, यहाँ तक समझा गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो अब आगे देखते हैं भ्रंशी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्गार होते समय लावा कई दरारों से बाहर निकलता है। लावा यहाँ एक नली से बाहर नहीं निकलेगा, लावा यहाँ बहुत सारी दरारों से बाहर निकलेगा। ठीक है, इसे भ्रंशी ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय ज्वालामुखी लावा एक नली से बाहर निकलता था और भ्रंशी ज्वालामुखी लावा कहीं से भी बाहर निकलेगा। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला जो लावा रहेगा वह दरारों के दोनों ओर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी का पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी से क्या निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? हाँ, तो केंद्रीय ज्वालामुखी से पर्वत निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, केंद्रीय ज्वालामुखी से पर्वत, और भ्रंशी ज्वालामुखी से क्या निर्माण होता है, पठार निर्माण होता है। ठीक है, याद रहेगा इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। अनुसार ज्वालामुखी प्रकार, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी की दो प्रकार है, केंद्रीय ज्वालामुखी और भ्रंशी ज्वालामुखी। आपको केंद्रीय ज्वालामुखी भी समझा है कि केंद्रीय ज्वालामुखी में जो लावा होता है, जो शिला रस होता है, वह एक नली के माध्यम से बाहर निकलता है और वो जो लावा रहेगा वह नली के चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आ गया? और इससे क्या निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है। आपको समझा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्यूजियमा, तंजानिया, किलिमंजारो केंद्रीय ज्वालामुखी से निर्माण होते हैं। और भ्रंशी ज्वालामुखी में जो होता है, जो लावा होता है वह कई दरारों से बाहर निकलता है और लावा निकलने के बाद वो चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। समझ में आ गया? और उससे क्या निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स, पठार का निर्माण होता है। ये याद रहेगा क्या आप लोग को? चलिए अब आगे देखते हैं। उद्गार के समयावधि के अनुसार, उद्गार के समय मतलब कितने समय में ज्वालामुखी आती है, उस हिसाब से ज्वालामुखी के 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्तमान में बार बार उद्गार होता है वे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब जब वर्तमान में ज्वालामुखी बार बार आती है, जहां पर ज्वालामुखी लगातार आती है, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे जापान का फ्यूजियामा और भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार है। ठीक है, इससे क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब इस तरह के ज्वालामुखी में ज्वालामुखी क्या होती है, बार बार आती है। अब अगला, कुछ समय के लिए शांत और फिर कभी अचानक जागृत, ऐसे ज्वालामुखी को निर्दिष्ट ज्वालामुखी कहते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या है, निर्दिष्ट ज्वालामुखी। तो निर्दिष्ट ज्वालामुखी में क्या होता है, ये जो ज्वालामुखी होती है कुछ समय के लिए शांत रहती है, लेकिन कुछ थोड़े समय के बाद क्या होती है, अचानक आ जाती है। ठीक है, कुछ समय के लिए शांत रहेंगी, फिर कभी अचानक आ जाती है। इन्हें क्या कहा जाएगा, निर्दिष्ट ज्वालामुखी। जैसे इटली में स्थित वेसुवियस और अलास्का स्थित काटमाइक, भारत में बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वह किसका प्रकार है, यह निर्दिष्ट ज्वालामुखी का है। ये कुछ समय तक शांत रहता है और बाद में क्या होता है, अचानक से आ जाता है। ठीक है, अगला प्रकार है दीर्घ काल तक उद्गार नहीं हुआ तथा भविष्य में ऐसा उद्गार नहीं होगा संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी किसे कहा जाएगा, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार नहीं हुआ, अर्थात भविष्य में कभी वो ज्वालामुखी आएंगी भी नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा, मृत ज्वालामुखी कहा जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया ज्वालामुखी आपको? तो ज्वालामुखी प्रकार आपने देखा, केंद्रीय ज्वालामुखी और भ्रंशी ज्वालामुखी। फिर समय के अनुसार ज्वालामुखी प्रकार देखा। पहला प्रकार देखा सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रकार आपने देखा निर्दिष्ट ज्वालामुखी, और तीसरा प्रकार आपका रहेगा मृत ज्वालामुखी। ठीक है, परिणाम मतलब ज्वालामुखी आएगा तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, क्या हो सकता है हमारे दैनिक जीवन में। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव और वित्तीय हानि होती है। सही बात है, कहीं ज्वालामुखी आएगा तो वहां पर जितने लोग रहेंगे वो मर जाएंगे और वहां का घर द्वार सब क्या हो जाएगा, उनका बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह जीव और वित्तीय हानि होती है। महासागर में ज्वालामुखी कारण कभी कभी सुनामी लहरें आती है, और सुनामी लहरें आने से आपको मालूम है उस लहरों की वजह से उसके आसपास का इलाका पूरा समुद्र में समा जाएगा। ज्वालामुखी बाहर आए धुआं, राख, धूल, कण, गैस, जलवाष्प आदि कारण वातावरण में रहते हैं, जिससे वातावरण संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। ये क्या कहते हैं, वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। जो ज्वालामुखी से निर्माण हुए धुआं रहेगा या राख रहेगा, इसकी वजह पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ जाता है और पर्यावरण क्या हो जाएगा, बहुत प्रदूषित हो जाएगा। ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर उपजाऊ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनुपजाऊ। उपजाऊ नहीं बनती, वहाँ की जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। यदि ज्वालामुखी की राख वहाँ पर आ जाएगी तो भूमि क्या हो जाएगी, वहाँ की बंजर हो जाएगी, अनुपजाऊ बन जाएगी। लावा रस से विविध प्रकार के खनिज
भूपटल पर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि निर्मित होती है और कभी कभी पूरी द्वीप समा जाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से कभी कभी नया द्वीप तैयार हो जाएगा, कभी कभी नई जमीन तैयार हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ज्वालामुखी से क्या होता है, पूरा का पूरा द्वीप क्या होता है, नष्ट हो जाता है। मृत ज्वालामुखी मुख के पास वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार होती है, और मृत ज्वालामुखी जो होती है उसके पास वर्षा का पानी संचित होता है, वहां पर क्या तैयार हो जाएंगी, झीलें तैयार होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर कुछ जानकारी दिया है। भारत की मुख्य भूमि की आग्नेय दिशा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आप सबको मालूम है हमारे पास दो द्वीप समूह अंडमान और निकोबार। इनमें बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ज्वालामुखी जो होती है वो कुछ समय के लिए शांत रहती है, लेकिन अचानक निर्माण होना शुरू हो जाती है। तो बैरन द्वीप में भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कुछ समय के लिए शांत थी, लेकिन 2017 के बाद यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी निर्माण हो रही है, लगातार ज्वालामुखी वहाँ पर उत्पन्न हो रही है। इस उद्गार से वहाँ पर धुआं, धूल, कीचड़ बाहर आ रहे हैं और कुछ पैमाने पर वहाँ पर लावा भी निकल रहा है। कंप्लीट हुआ, ये हमारा दूसरा पार्ट था, आंतरिक हलचलें। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको पूरा वीडियो समझा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।